नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसे विषय के साथ जिसकी साहित्य के क्षेत्र में बहुत उपयोगिता है। नाम है हिंदी नाटक। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा व संपूर्ण विश्लेषण लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम है ये नेट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है ये नाटक। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं होती हैं उनमें भी ये नाटक सम्मिलित है, तो आपके लिए ये नाटक बहुत ही उपयोगी रहेगा। इससे पहले जो नेट पाठ्यक्रम के जो नाटक है उन नाटकों में से मैंने 12 नाटक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों आपका सहयोग अपेक्षित है। दोस्तों, आप देख सकते हो मोहन राकेश का छवि चित्र आपके सामने है। आषाढ़ का एक दिन आज हम लेकर आ रहे हैं। चर्चा करते हैं मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन। सबसे पहले मोहन राकेश के परिचय की बात की जाए, इनकी रचनाओं की बात की जाए। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 1972 ईस्वी में होती है। पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी उर्फ मदन मोहन। रचनाएं नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में लिखा गया। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। आधे अधूरे की समीक्षा मैंने पहले कर दी है दोस्तों, आज अपन आषाढ़ का एक दिन की करेंगे। पैर तले की जमीन जो अपूर्ण है 1975 ईस्वी में। एकांकी संग्रह एकांकी व अन्य नाट्य रूप 1973 ईस्वी में, जिसमें अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और प्यालियां टूटती हैं। उपन्यासों की चर्चा करें तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और कांपता हुआ दरिया। कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक एक दुनिया, पहचान, ये इनके कहानी संग्रह है। यात्रा वृत्तांत की चर्चा करें तो आखिरी चट्टान तक 1957 ईस्वी में। ऊंची झील 1960 ईस्वी में। पतझड़ का रंगमंच। निबंधों की चर्चा करें तो परिवेश 1967 ईस्वी में। रंगमंच और शब्द परीक्षा में पूछा गया है। बकलम खुद 1974 ईस्वी में। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि 1975 ईस्वी में, ये इनके निबंध है। आगे चर्चा करते हैं हम आषाढ़ का एक दिन। रचयिता इसके मोहन राकेश, रचनाकाल 1958 ईस्वी में। अंक इसके हैं 3 हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक और काल्पनिक तत्वों का समावेश इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित, आपको जैसा कि परिचित है गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ राज्याश्रय में जो कवि थे वह महाकवि कालिदास थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब चर्चा हासिल की थी। उसी के जीवन पर आधारित है यह नाटक। कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक नाटक है। दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वीडियो अंत तक देखिए, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक समस्या कि स्त्री जो है वह स्त्री खुद टूटकर, खुद बिखर कर किस तरह से अपने प्रियतम को उच्च पायदान पर पहुंचाने के लिए प्रयत्न करती है, और वो स्त्री है मल्लिका, और वो पुरुष है जिसे उच्च पायदान पर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, वो पुरुष है कालिदास। तो इस तरह से एक कालिदास और जो मल्लिका है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में, नायिका के रूप में मल्लिका है, तो उनकी जो भूमिका है, उन दोनों का जो योगदान है उसको इसमें चित्रित करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। नाटक में कालिदास तपस्वी या महात्मा के रूप में सामने नहीं आता। कालिदास की जैसे छवि है सभी के दिमाग में कि कालिदास महात्मा के रूप में होंगे या तपस्वी के रूप में होंगे, लेकिन उस रूप में सामने नहीं आते इस नाटक में, बल्कि दुर्बल और सामान्य व्यक्ति जो दायित्वहीन, स्वार्थी, आत्मसीमित, पलायनवादी है के रूप में सामने आते हैं। स्वार्थी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो मल्लिका से विमुख हो जाता है उज्जैनी जाकर। आगे अपन पूरी चर्चा करते हैं। नाटक की कथा वस्तु के अनुसार कालिदास अपनी प्रेयसी मल्लिका से भावना के स्तर पर बंधा हुआ है, लेकिन भौतिक स्तर पर वह मल्लिका से बहुत दूर चला जाता है। कि मल्लिका से वह प्रेम करता है, मल्लिका भी अपना जो जीवन है वह भावना के आधार पर सब कुछ समर्पण
कर चुकी है। इस तरह से दोनों प्रेम करते हैं। लेकिन जब उज्जैनी में पता चलता है कि ऋतु संहार कालिदास की रचना है, तो ऋतु संहार के आधार पर उसको राज्याश्रय में राजकवि के पद पर आसीन करने के लिए महाकवि कालिदास को निमंत्रित किया जाता है। और कालिदास जो राज्याश्रय में जाने से पूर्णतः मना कर देते हैं, तो मल्लिका के आग्रह पर वह राज्याश्रय या उज्जैनी दरबार में जाने के लिए तत्पर होता है। वहां जाकर के वह वहां की जो एक कन्या थी, राजकन्या थी प्रियंग गुंजरी, उससे विवाह कर लेता है। प्रियंगु मंजरी उसका नाम है, प्रियंगु मंजरी, उससे विवाह कर लेता है और वह मल्लिका से विमुख हो जाता है। इसका पूरा वृत्तांत इसके अंतर्गत है। अंत में जब वह कालिदास को कश्मीर का राजा भी बना दिया जाता है, वह मल्लिका के गांव से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन वह इतना विमुख हो जाता है कि वह उससे मिलना, मल्लिका से मिलना भी जायज नहीं समझता। और उसकी जो पत्नी है, उसकी प्रियंगु जो उसकी पत्नी है, वह मल्लिका से मिलती है। प्रियंगु जो है वह भी सहृदय स्त्री है, तो इसका चर्चा अपन करते हैं। तथा भौतिक स्तर पर वह मल्लिका से बहुत दूर चला जाता है, अर्थात भौतिक स्तर वास्तविक रूप में वह दूर चला जाता है, कश्मीर का राजा बन जाता है। तथा अपनी प्रेयसी मल्लिका से विवाह किए बिना ही उज्जैनी के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बुलावे पर राज्याश्रय स्वीकार कर उज्जैनी चला जाता है। वहां राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। ध्यान में रखना, प्रियंगु मंजरी उसकी पत्नी है, प्रेयसी है मल्लिका, प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके पश्चात कश्मीर का शासन बन जाता है, और कश्मीर का शासन बनता है तो वह मल्लिका के गांव से ही होकर गुजरता है। मल्लिका जो पूरी तरीके से उस पर न्योछावर थी, उस मल्लिका से भी मिलना वह जायज नहीं समझता, और मल्लिका को विश्वास था कि अंत में कालिदास मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। जब कालिदास मिलने के लिए अंत में जाता है तो उसकी इस जर्जर स्थिति को देखकर वह वापस से लौट जाता है, क्योंकि जर्जर स्त्री, उसका मकान वगैरह पूरी विक्षिप्त था, या वह विलोम से शादी कर लेती है, उसकी एक पुत्री भी हो जाती है, रोती रहती है। ऐसी स्थिति को देखकर वह वापस से उसे छोड़कर चला जाता है। कश्मीर जाते समय वह मल्लिका के ग्राम प्रदेश से मल्लिका से बिना मिले ही गुजरता है। शासक के रूप में कालिदास की सृजन क्षमता अवरुद्ध होने लगती है। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब वो शासक बनता है, शासक बनना उसके इच्छा के विरुद्ध था। वो उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ करूं या राज्याश्रय में मैं कवि बनूं, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन मल्लिका के आग्रह पर वह जाता है। लेकिन वह जब शासक बनता है तो उसकी सृजन क्षमता, अर्थात कवि की जो क्षमता है वह अवरुद्ध होने लगती है, क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी था, पर्वतीय प्रकृति प्रेमी था। अंत में प्रकृति प्रेमी कालिदास का शासक के रूप में मोह भंग होता है तो मल्लिका के पास लौटता है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर पुनः मल्लिका को छोड़कर चला जाता है। 2 बार वो मल्लिका को छोड़कर जाता है। एक बार तो मल्लिका के आग्रह पर, क्योंकि कालिदास का जो मामा था मातुल, वह चाहता था कि राज्याश्रय में कवि बनना एक बहुत बड़ी बात है, एक गौरवान्वित होने वाली बात है। इसलिए मातुल मल्लिका से कहता है कि उसे समझाया जाए, तो मल्लिका उसे समझाने का प्रयास करती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक रूप से कालिदास का आरंभिक जीवन उपेक्षित और अभावग्रस्त था। वह जब कवि था, वह साधारण व्यक्ति था, वो उपेक्षित पात्र के रूप में आता है, अभावग्रस्त था। कालिदास को उज्जैनी में राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। कालिदास का कश्मीर जाना, कश्मीर के सिंहासन को त्याग कर काशी में संन्यास लेना आदि तथ्य इतिहास सम्मत है कि कश्मीर में जब वो राजपद प्राप्त करता है तो वह विमुख हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सर्जन क्षमता थी वह अवरुद्ध होने लगती है, तो वह काशी में जाकर संन्यास लेना आदि घटनाएं इतिहास से मेल खाती हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जरूर ध्यान में रखना। आगे चर्चा करते हैं अपन पात्र योजना की। पात्र योजना, कुल पात्र है इसमें 12, पुरुष पात्र है 7 और स्त्री पात्र है 5, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले चर्चा करें मुख्य पात्र। नायक के रूप में है महाकवि कालिदास, नायक और ऐतिहासिक पात्र है। संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार जिनकी रचनाएं हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रकृति पर्वतीय प्रेमी, अपनी जो ग्राम था उस ग्राम में पर्वतों से, प्रकृति से काफी से प्रेम रहता है, उन्हीं को आधार बनाकर यह ऋतु संहार की रचना करता है। भावुक, दयालु, परम स्वाभिमानी, उदार व्यक्तित्व है। दयालु है, उसे राज सत्ता में बिल्कुल भी मोह नहीं है। उदार व्यक्तित्व है, निर्लोभी व राज सत्ता से विमुख।
कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। ये बाद में जब राज कवि बन जाता है, बड़ा कवि बन जाता है, तो कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। मल्लिका द्वारा प्रेरित जगदम्बा मंदिर में जगदम्बा द्वारा प्रेरित एवं बाध्य करने पर कालिदास का उज्जैनी जाना। वर रुचि के साथ, वर रुचि उसे उज्जैनी से बुलाने के लिए आता है और जब यह मना कर देता है तो यह उसे मल्लिका समझाती है, प्रेरित करती है, बाध्य करती है और अंत में कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां जाकर के वह कुछ समय रहने के पास, कुछ वर्ष वहां बिताने के पश्चात वह मल्लिका से विमुख हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजाश्रय स्वीकारना, उज्जैनी में प्रियंगु मंजरी से विवाह करना, उसकी पत्नी है, मल्लिका से विमुख हो जाना, अंत में मल्लिका से मिलना व वापस छोड़ जाना। मल्लिका से पहले विमुख होता है, अंत में मल्लिका से मिलता है और वापस छोड़ देता है। कहानी कुछ यूं है, शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में मैं बताऊं कि कालिदास जो है वह कालिदास मल्लिका आपस में प्रेम करते हैं। कालिदास अपने ग्राम में ही रहना चाहता है। जब पता चलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कि कालिदास इतना बड़ा कवि है तो वह उसे राजाश्रय के लिए उसे नियुक्त करते हैं, वररुचि को बुलाने के लिए भेजते हैं। जो मातुल, जो कालिदास का मामा है, वह उसे भेजना चाहता है राज्याश्रय में, क्योंकि राज्याश्रय में कवि बनना बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार वह भेजना चाहता है, कालिदास मना कर देता है। मल्लिका के कहने पर वह वहां उससे मिलने के लिए, उस राजाश्रय के पद ग्रहण करने के लिए वहां पर जाता है और उसकी जब अंत में वह विमुख हो जाता है, लेकिन जब वह कश्मीर का शासक बनता है तो सृजन क्षमता में अवरुद्ध उत्पन्न होता है और वह संन्यास लेने के लिए काशी चला जाता है और वहां से वह फिर मल्लिका से मिलने के लिए अंत में आता है और मल्लिका की दीनहीन स्थिति को देखकर और उसकी विवाहित स्त्री को देखकर वह वापस से उसे छोड़कर चला जाता है। यह घटना इसके अंतर्गत है और जो यह घटना है वह आषाढ़ के एक दिन से प्रारंभ होती है। अगला पात्र है मल्लिका। मल्लिका नायिका है, कालिदास की अनन्य और एक निष्ठ प्रेमिका, अंबिका की पुत्री, भावना में जीने वाली। मल्लिका का कथन है भावना में जीने वाली, अंबिका की पुत्री है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक निष्ठ प्रेमिका मतलब सब कुछ, हर तरह से उसने अपने आप को कालिदास पर अर्पण कर दिया था और कहती है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, कि भावना से मुझे प्रेम हुआ है, भावना के कारण मैंने वर्ण किया है कालिदास का और अब कालिदास को मैं त्याग नहीं सकती। जबकि अंबिका के द्वारा उसे समझाया जाता है कि तुम्हें यथार्थ में जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि अंबिका जो है, जो मल्लिका की माता है, वह यथार्थ जीवन को भोगने के लिए प्रेरित करती है कि वास्तविकता नहीं है, कि वास्तव में तुझे विवाह कर लेना चाहिए कालिदास को भूलकर, ऐसे उसे समझाने का प्रयास करती है। अहिंसा व करुणा की प्रतिमूर्ति, स्वयं टूटकर भी महाकवि कालिदास को बने रहने की लालसा, कि स्वयं टूट जाती है, बिखर जाती है, तनाव में रहती है, लेकिन कालिदास को उच्च पायदान पर पहुंचाने का भरसक प्रयास करती है। इसका प्रियतम कौन है? कालिदास। लेकिन विवाह है विलोम से करती है, विलोम से विवाह करने के बाद भी वह उसकी जीवन भर नहीं हो पाती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विलोम की पुत्री की माँ, इसके एक पुत्री भी होती है। विलोम कौन है इसकी देखें, विलोम कालिदास का प्रतिद्वंदी पात्र, या कहे कि खलनायक के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ है और वह विपरीत पात्र, मतलब जिस प्रकार का कालिदास पात्र था उसका उल्टा पात्र है। एक तरह से कहें कि वह कालिदास का, इसके अलावा मल्लिका का हितैषी भी है, मल्लिका से विवाह करने के लिए प्रयत्नशील है। मल्लिका व कालिदास के विषय में अंबिका के कान भरना, मल्लिका व अंबिका के न चाहने पर हर परिस्थिति में उपस्थित हो जाना, कि मल्लिका और अंबिका चाहती है, जब भी वह मल्लिका और अंबिका कुछ बातें करती है तो वह वहां आ जाता है और वह उनके कहने पर भी वह विलोम वहां से जाता नहीं है। और अंबिका के, जो मल्लिका की माता है, अंबिका के कान भरने का प्रयास भी खूब करता है। विलोम महत्वपूर्ण पात्र है। विलोम की भूमिका इस नाटक में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कालिदास की है। आगे देखते हैं। अंततः विलोम की विजय होती है। विजय इसलिए होती है क्योंकि वह मल्लिका से विवाह करना चाहता है। भावना पर यथार्थ की विजय होती है। भावना पर, कि भावना का भावना से मेल नहीं होता, क्योंकि भावना से भावना का मेल होता, अर्थात मल्लिका का विवाह किससे होता? कालिदास से। लेकिन यथार्थ की विजय होती है कि वास्तविक जीवन या वास्तविक धरातल पर जो कार्य किए जाते हैं उसकी विजय होती है और विलोम से विवाह उसका हो जाता है। जीतकर भी हार ही मिलती है, कि वह मल्लिका को प्राप्त कर लेता है लेकिन फिर भी वह हार ही मिलती है। मल्लिका से विवाह के बाद भी उसे प्राप्त न कर सका, वह उसे प्राप्त नहीं कर सका। भले ही उसकी पत्नी बन गई लेकिन उसे हृदय से
प्राप्त नहीं कर सका। मल्लिका की पुत्री का पिता। अगली पात्र है अंबिका, महत्वपूर्ण, ये वृद्धा है। मल्लिका की माँ है, यथार्थवादी चरित्र, भावना पर बल नहीं देती, यथार्थ जीवन में जीने के लिए प्रेरित करती है। हृदय वात्सल्य से इतना भरा है कि हमेशा मल्लिका के लिए चिंतित रहती है और मल्लिका के विवाह के लिए चिंतित रहती है कि कहीं ना कहीं मल्लिका का विवाह हो जाए, क्योंकि यथार्थ में जीवन यापन करने वाली है। अंबिका की समझ में मल्लिका के भावनात्मक प्रेम की बात नहीं आती। भावनात्मक प्रेम की जो बात वह कहती है कि मैंने भावना से भावना का व्रण कर लिया है। देखो, समझाने का प्रयास करती है अंबिका कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचा भर है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है? कि जीवन की जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, वह कभी पूरी नहीं होती। तो यथार्थ पर जीवन यापन करने वाली है कौन? अंबिका। कालिदास के जाने पर मल्लिका रोती है। अंबिका का वात्सल्य जाग उठता है। कालिदास उज्जैनी चला जाता है तब खूब रोती है और अंबिका का वात्सल्य जो प्रेम है वह जागृत होता है, वह दुखी होती है। मल्लिका के दुखी होने पर अंततः वह मल्लिका को सांत्वना देती है। क्या कहती है? अब भी रोती है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने हमें छोड़कर चला गया है, कि उस व्यक्ति के लिए जो रोती हो जो हमें छोड़कर चला गया है। प्रियंगु के मिलने आने पर कालिदास के संबंध में बातें जानकर दुखी। प्रियंगु कब मिलने आती है? प्रियंगु कालिदास की पत्नी है। कालिदास जब कश्मीर जा रहा होता है तो रास्ते में मल्लिका का ग्राम पड़ता है, तब वह प्रियंगु जो है वह मिलने के लिए आती है और मिलने के लिए आती है तब वह कालिदास के संबंध में कई बातें बताती है। और जब वह बातें बताती है तो वह जो जानकर, अंबिका जो है वह जानकर दुखी होती है। प्रियंगु मंजरी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, महाकवि कालिदास की पत्नी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। उपनायिका के रूप में है। द्वितीय अंक में मातृगुप्त। कालिदास जब उज्जैनी चला जाता है तो उसका नाम मातृगुप्त हो जाता है और कालिदास के साथ जाती हुई कालिदास के गांव में रुकती है। कालिदास का गांव या मल्लिका का गांव, वहां रुकती है, वह मल्लिका से मिलती है। उदार और सहृदय, यह भी सहृदय है, उदार व्यक्तित्व है इसका। वह सहानुभूति प्रकट करती है किसके प्रति? मल्लिका के प्रति। और मल्लिका के प्रति मल्लिका से कहती है कि जो तुम्हारा ये घर है उसको मैं परिसंस्कार कर देती हूँ, उसको नया बनवा देती हूँ। इस तरह से ये बातें कहती है, लेकिन सभी बातों के लिए मल्लिका इसे मना कर देती है। उपनायिका मल्लिका की प्रशंसा करती है कि सचमुच वैसा ही जैसी कल्पना की थी, क्योंकि जो कालिदास है वह प्रियंगु मंजरी के सामने कई बार मल्लिका की बातें कर चुका था, तो वह कहती कि सचमुच वैसा ही जैसी कल्पना की थी। यह भी प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी इसलिए है क्योंकि यह जब कालिदास के गांव में आती है, मल्लिका के गांव में आती है, तो उस गांव में भ्रमण करती है और प्रकृति का आनंद लेती है। इसलिए आनंद लेती है क्योंकि कालिदास के सभी नाटकों में उस प्रकृति का चित्रण किया गया है। कालिदास के काव्य से प्रेम करना, व्यवहार कुशल, अनिंद्य सुंदरी, राजनीति एवं नीति कुशल। मातुल के घर का परिसंस्कार करना, मातुल का जो घर है उसका घर बनवाती है और वह जब मल्लिका से मिलने आती है तो मातुल के घर में ही या कुछ समय के लिए रुकती है। मल्लिका के विवाह की चिंता और वह उसके विवाह की चिंता करती है। मातुल कौन है? मातुल कालिदास का मामा है और कवि है। कालिदास को कविता लिखना सिखाता है मातुल। कालिदास राजपथ ठुकराना चाहते थे, तब मातुल का प्रश्न कि मैंने पाला पोसा बड़ा किया क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? क्योंकि राज दरबार के विमुख होना, राजाश्रय या कवि का पद ग्रहण न करना, राजकवि का पद ग्रहण न करना, यह किसी कुलद्रोही से कम नहीं है। क्या मैंने इसलिए पाला पोसा है? मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। यह मातुल यहां तक कह देता है। इसी कारण से वह मल्लिका उसे समझाने का प्रयास करती है और सफल प्रयास करती है। इससे वह कालिदास कहाँ चला जाता है दोस्तों? उज्जैनी चला जाता है। प्रियंगु मंजरी का मातुल के घर पर ही रुकना। प्रियंगु मंजरी जो आती है, क्योंकि मातुल के घर का संस्कार प्रियंगु मंजरी करती है और वहीं पर रुकती है। कालिदास के कश्मीर छोड़ने की सूचना व संन्यास की सूचना मातुल से मिलती है। किसको मिलती है? मल्लिका को, कि कश्मीर छोड़ देता है, वह अविरुद्ध हो जाता है
विमुख हो जाता है राजा से उस शासन से, तो वह क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है और संन्यास ग्रहण करता है। यह सूचना मल्लिका को कौन देता है, मातुल देता है। दंतुल एक गौण पात्र है, राजपुरुष है। इसका प्रथम अंक में चित्रण किया गया है। होता क्या है कि दंतुल द्वारा छोड़े गए बाण से घायल हरिण शावक को लेकर कालिदास से मल्लिका के घर पर नोकझोंक होती है। कि प्रारंभ में जो होता है वह कालिदास एक उस मल्लिका के आसपास या मल्लिका के पास जो उपवन था उसमें भ्रमण कर रहा होता है। वहां किसी ने हरिण शावक को कोई तीर मारता है। उस हरिण शावक को उठाकर कालिदास ले आता है और दंतुल उसके पीछे पीछे मल्लिका के यहाँ आ जाते हैं। दोनों मल्लिका के घर पर आ जाते हैं, दोनों में नोकझोंक होती है। कालिदास कहता है कि यहाँ पर रहकर कोई भी हरिण शावक को नहीं मार सकता। दंतुल कहता है कि हम राजपुरुष हैं, हम भली भांति जानते हैं कि हमें क्या करना है। मल्लिका के मुख से कालिदास का नाम सुनकर राजसत्ता का नशा दूर होना। जब वह कालिदास उस हरिण शावक को लेकर जा रहा होता है तो वह कालिदास का नाम लेकर पुकारती है, तो दंतुल अचंभित हो जाता है कि यह वास्तव में कालिदास है। और कालिदास की चर्चा उस राजभवन में खूब बार हो चुकी थी, जिसे दंतुल सुन चुका था। और जब वह सुनता है कि दंतुल द्वारा मल्लिका को पता चलता है कि उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के रचयिता कालिदास को जानता है, वहां के सम्राट राजकवि को आसन देना चाहते हैं, राजकवि का आसन देना चाहते हैं। कि दंतुल को मल्लिका को पता चलता है। दंतुल कहता है कि उज्जैनी का जो राजसभा है, उस राजसभा का जो राजा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वह ऋतु संहार के रचयिता कालिदास को राजकवि का पद देना चाहते हैं और कालिदास के प्रति खूब सम्मान है। इस कारण से दंतुल वह यह घटना सुनकर भी सुनने के पश्चात उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है। निक्षेप कौन है? निक्षेप गौण पात्र है। कालिदास व मल्लिका का हितैषी, कालिदास की खोज में भूमिका, मल्लिका की दशा पर खुद को दोषी मानना। कि मल्लिका की जो दशा होती है वह उस पर खुद को दोषी इसलिए मानता है क्योंकि जगदम्बा मंदिर में जब वह कालिदास को मनाने के लिए जाती है उस समय निक्षेप ही उसके साथ जाता है। अगला पात्र है रंगिनी संगिनी, कालिदास व प्रियंगु मंजरी के साथ आने वाली शोध छात्रा। उज्जैनी से आती है, किसके साथ आती है? कालिदास व प्रियंगु मंजरी के साथ। शोध छात्रा है जो कालिदास के अतीत पर या कालिदास का जो जीवन था उस पर शोध कर रही थी। संगिनी कौन है? संगिनी मृदक और वीणा वादन सीखने वाली है, प्रणय गीत लिखने वाली है। और जबकि रंगिनी कौन है? रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करने वाली और नाटक लिखने में रुचि। अनुस्वार और अनुनासिक, ये भी दो गौण पात्र हैं। उज्जैनी के राज कर्मचारी हैं। मल्लिका के घर का कमरा व्यवस्थित करना। जब प्रियंगु मंजरी मिलने के लिए आती है तो अनुस्वार और अनुनासिक आगे चलकर मल्लिका के घर को व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार कथा है, समझ में आ गई होगी। नेमिचंद्र जैन मूलतः यह नाटक कालिदास के प्रसिद्ध होने के पहले प्रेयसी मल्लिका का नाटक है। एक सीधी सादी समर्पित लड़की की नियति का चित्र जो कवि से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे महान होते हुए भी देखना चाहती। केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती मल्लिका, उसे महान होते हुए भी देखना चाहती है और महान बना देती है। नाटक में प्रेम के उदात्त और अनुदात्त दोनों रूपों का रेखांकन किया गया है। कालिदास के माध्यम से एक सृजनशील कलाकार के अंतर्द्वंद टूटन की अभिव्यक्ति के साथ साथ यह दर्शाना रहा है कि किस तरह से राजश्रय का पद साहित्यकार को किस तरह कुंठित कर देता है, कि साहित्यकार का पद किस तरह से कुंठित कर देता है की कथा इसके अंतर्गत है। श्रृंगार रस में भी विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, मूल स्वर करुणा का भाव है। नाटक का आरंभ मल्लिका के इस कथन से होता है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और जिसमें वह भीग जाती है क्योंकि कालिदास से वह मिलकर आ रही होती है। मल्लिका स्वयं टूटकर दुख के साये में जीवन बिताकर प्रिय के सृजनात्मक प्रतिभा विकास में सहायक। ऐतिहासिक पात्र कौन कौन से इसमें? कालिदास, प्रियंगु मंजरी और मातुल ऐतिहासिक पात्र हैं। नेमिचंद्र जैन का कथन है कि नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है, शायद हिंदी का पहला यथार्थवादी नाटक जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ की समन्विति और अंतर्द्वंद्व को संवेदनशीलता के साथ देखता और प्रस्तुत करता है। दोस्तों इस प्रकार ये जो नाटक है बहुत ही शानदार नाटक है। एक प्रेम
रस या कहें कि करुणा को उत्पन्न करने वाला यह बहुत ही शानदार नाटक आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको यह नाटक कैसा लगा। धन्यवाद।